अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जोहार दोस्तों। हम आज फिर आए हैं एक नई टॉपिक लेके। अम, हमारे सामने दो स्पीकर हैं आज। डॉक्टर खालिद खान, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज में, और दूसरे हमारे स्पीकर हैं जाहिद इकबाल साहब, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं, सीनियर रिसर्च फेलो। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि पिछले दिनों हमारा टॉक जो है इशू बेस हम टॉक कर रहे हैं हर प्रोग्राम में। इस बार हमारा जो है वो हायर एजुकेशन एंड माइनॉरिटीज पे है। डॉक्टर खालिद खान साहब जो है उन्होंने पीएचडी जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत डेटा पे काम करते हैं और सोशल सर्विस वगैरह भी करते रहते हैं। साथ ही साथ जाहिर इकबाल साहब हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और झारखंड के इश्यूज पे हमेशा काम करते रहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना कि एक झारखंडी को भी लाया जाए और झारखंड के हायर एजुकेशन पे जो प्रॉब्लम्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं उन पे बात कराया जाए। तो आज का जो खालिद खान साहब जो उनकी जो टॉपिक है वो हायर एजुकेशन एंड माइनॉरिटी विथ रेफरेंस झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, उनका ये होगा एक ब्रीफ। और जाहिद साहब हैं जो वो बात करेंगे हायर एजुकेशन चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉक को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं राइजिंग ट्री के बारे में। राइजिंग ट्री ये फाउंडेशन 2017 में ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया और ये इंडिया के कई स्टेट में काम कर रहा है, मध्य प्रदेश, और अभी रिसेंटली हम झारखंड में एक्टिवली काम कर रहे हैं। 2-3 प्रोजेक्ट भी चल रहा है और कोविड में काफ़ी एक्टिवली काम किया है हम लोगों ने। हमारा जनरली जो मिशन है राइजिंग ट्री का वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। अक्रॉस रिलीजन सब पे हमें काम सब पे काम कर रहे हैं। आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.risingtree.net आप विजिट कर सकते हैं। आइए मैं सबसे पहले स्पीकर हमारे डॉक्टर खालिद खान साहब, उनका इस्तकबाल करता हूँ। सर आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में, और जाहिद साहब आपका भी वेलकम है, इस्तकबाल है। तो सबसे पहले मैं खालिद खान साहब को कहूँगा कि आप आएँ और अपनी बातों को रखें। शुक्रिया तबरेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि तबरेज़ साहब ने बताया कि आज हम हायर एजुकेशन एंड माइनॉरिटीज़ पर अपनी बात रखेंगे और फोकस है वो झारखंड है, लेकिन झारखंड के साथ-साथ हम वेस्ट बंगाल और ऑल इंडिया के इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सवाल सबसे पहला ये उठता है कि हायर एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक ये समझना मुश्किल होगा कि हायर एजुकेशन किसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक टर्म इस्तेमाल होता है, आमतौर पर लोग आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिस्ट लोगों ने दिया था। शुल्ज एक बड़ा नाम है, इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने सबसे पहले इस लफ्ज को इस्तेमाल किया। शुल्ज के मुताबिक एजुकेशन पर जो भी खर्च किया जाता है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट, जब आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक रिटर्न होता है और साथ में उसमें कैपिटल बनता है। जैसे कि आप अगर कोई फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो आप जब फैक्ट्री बनाते हैं तो आपका मकसद होता है कि उस फैक्ट्री से आप इनकम जनरेट करेंगे। एट द सेम टाइम जब आप फैक्ट्री बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, घर बनाते हैं, मशीन खरीदते हैं, तो ये कैपिटल हो गया।
तो एजुकेशन भी उसी तरह की चीज़ है कि जब आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप इंसान में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप इंडिविजुअल में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि एक रिटर्न मिलता है, क्योंकि बहुत जनरल सी बात है कि जब एजुकेशन का मेयार बढ़ता है, लोग आला तालीम हासिल करते हैं, तो उनके सैलरी, उनका इनकम भी बढ़ जाता है। तो इसके माने ये हुआ कि एजुकेशन बढ़ने से इनकम बढ़ता है। इसके माने हुआ कि एजुकेशन के साथ रिटर्न जुड़ा हुआ है, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक फीचर होता है। दूसरी बात यह है कि ये ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाता है, ये कैपिटल कैसे प्रोड्यूस करता है इंसान के अंदर। जब इंसान एजुकेशन हासिल करता है तो उसके अंदर नॉलेज का स्टॉक आता है। तो वो जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है, वो जो ह्यूमन में इन्वेस्ट होने के बाद जनरेट होता है, वो एक तरह का कैपिटल है, जिसे सुल्ज ने ह्यूमन कैपिटल कहा। तो इसीलिए बहुत एजुकेशन को, और खास करके हायर एजुकेशन को, किसी भी इंसान के लिए बहुत अहम समझा गया है। अब ठीक उसी तरह से जब किसी एक इंसान के लिए अहम है तो एक पूरी कम्युनिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में 2 लेवल पर इसका एनालिसिस किया जाता है। तो जो तस्करा इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे, रिसर्च में निकल कर आता है, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर तकसीम करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो नेशनल लेवल की इकोनॉमी होती है, जैसे आप आजकल जीडीपी एक बहुत कॉमन टर्म हो चुका है थैंक्स टू पॉलिटिक्स। तो हायर एजुकेशन को ये भी कहा जाता है कि हायर एजुकेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल जब जनरेट करता है तो वो जीडीपी ग्रोथ में भी मदद करता है। बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो स्टेट्स जहाँ पर हायर एजुकेशन का मेयार अच्छा है, वो कंट्रीज जहाँ पर मेयार अच्छा है, वहाँ पर देखा जाता है कि उन कंट्रीज का जीडीपी भी अच्छा होता है, उनका जीडीपी लेवल ऑफ जीडीपी और ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ रेट दोनों अच्छा होता है। पॉवर्टी कम होती है, गरीबी कम होती है लोग। तो और भी बाकी चीजें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे इंडिकेटर्स जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह की बात आप इंडिया के स्टेट्स पर भी कर सकते हैं कि जिन स्टेट्स में हायर एजुकेशन का मेयार अच्छा है, बहुत हाई चांस है कि उन स्टेट्स का इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा होगा। अब ये बात कहने के बाद अब ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अब झारखंड कहाँ खड़ा है इस पूरे स्टोरी में। तो झारखंड, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड हिंदुस्तान का एक बैकवर्ड स्टेट्स में से एक स्टेट। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर हम इस हाइपोथेसिस को लेकर आगे बढ़े तो इसके माने ये होगा कि हायर एजुकेशन में झारखंड को अच्छा परफॉर्म नहीं करता होगा, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम आपको कुछ डेटा बता सके, कुछ नंबर बता सके, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे 18 से, जो टोटल बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं, जो अटेंड करते हैं, जो जाते हैं, उनका शेयर, मैंने अगर 100 ऑल इंडिया लेवल पर बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उन 100 में से 6.5, 6.5 जो है वो झारखंड का होगा। 100 में से 6.5 झारखंड का होगा। लेकिन अगर आप उम्र का देखेंगे कि वो उम्र जिसमें बच्चे हायर एजुकेशन में होने चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर हम 18 से 29 का एक एज ग्रुप मान लें, आमतौर से 18 से 23 का एज ग्रुप होता है, लेकिन एक बड़ा एज ग्रुप मान ले, कई बार लोग लेट से जाते हैं। तो 18 से 29 के उम्र में जो आप अगर झारखंड का देखेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दें कि अभी हम जो फिगर बताए वो वेस्ट बंगाल का फिगर था, पहले हम झारखंड का ही बताते हैं, वेस्ट बंगाल का बताने लगे। झारखंड को अगर आप देखेंगे तो 100 में से 1.8 बच्चे, तकरीबन 2 बच्चे, 100 में से 2 झारखंड से होगा। 1.8, 2 से कम ही थोड़ा, माने अगर इसको आप 1000 में देखें तो 1000 में 18 बच्चे झारखंड के होंगे, और 1000 अगर ऑल इंडिया लेवल पर
1000 बच्चे 18 से 29 साल की उम्र के हैं, तो उनमें से 26 बच्चे झारखंड से हैं। अब समझने की जरूरत है कि 1000 में से 26 बच्चे जो है, वो बच्चे उस उम्र के बच्चे जिसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, वो झारखंड से हैं। लेकिन 1000 में से 18 बच्चे ही जो है वो हायर एजुकेशन में है, माने 8 बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये एक चीज है जो गैप बता रहा है आपका, माने कि झारखंड बैकवर्ड है। अब वेस्ट बंगाल जो पड़ोसी स्टेट है, अगर हम 1000 बच्चों पर देखें तो वेस्ट बंगाल में 65 बच्चे हायर एजुकेशन में, लेकिन उम्र में देखेंगे 18 से 29 के बीच जब वेस्ट बंगाल में कितने बच्चे हैं, तो वो 7.6 बच्चे हैं 100 में 1000 में देखेंगे तो 76 बच्चे हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी हालत अच्छी नहीं है, मैंने जितना उनका जो शेयर है उस एज ग्रुप में, उस पॉपुलेशन में जिसको हायर एजुकेशन में होना चाहिए, वो ज्यादा है, और हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं वो कम है। लेकिन आप और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो ये एक पहला सिम्टम है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो ये बता रहा है कि हायर एजुकेशन में बच्चे, अगर हम कंक्लूजन में आए इस हिस्से के बात पर, तो वो ये है कि हायर एजुकेशन में झारखंड में का जो है अंडर रिप्रेजेंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया लेवल। अब दूसरा जो तरीका है किसी भी स्टेट का, किसी भी कम्युनिटी का जो मैंने परफॉर्मेंस नापने का, वो एक इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है, वो ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो। ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो क्या है कि 18 से 23 साल के बच्चे की आबादी में कितना परसेंट बच्चे हायर एजुकेशन में है। तो झारखंड में 17.5% बच्चे, 17.5, करीब करीब 18% बच्चे हायर एजुकेशन में है। मगर ये तादाद अगर आप वेस्ट बंगाल में देखें तो 20 है, और अगर आप और भी दूसरे स्टेट्स में देखें, मिसाल के तौर पर आप तमिलनाडु में देखें तो ये पहुंच जाता है 36, केरला में 40, आंध्र प्रदेश में 27। माने वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों ही बैकवर्ड है, लेकिन झारखंड वेस्ट बंगाल से ज्यादा बैकवर्ड है। अगर रैंकिंग किया जाए सारे स्टेट्स का, तो वेस्ट बंगाल 16 नंबर पर आता है सारे स्टेट्स में, और झारखंड 19 नंबर पर आता है, माने रैंकिंग में 3 कम है झारखंड। तो हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कहा जाएगा झारखंड, वेस्ट बंगाल का झारखंड के मुकाबले, लेकिन झारखंड जो है वो फिर भी ज्यादा बैकवर्ड कहा जा सकता है। तो ये दो बातें हैं जो ये साबित करती है कि झारखंड की स्थिति ऑल इंडिया लेवल पर काफी कमजोर है हायर एजुकेशन में, और इसमें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हायर एजुकेशन में जाने की जरूरत है। अब दूसरा सवाल जो उठता है वो उठता है कि सप्लाई साइड, कि क्या प्रॉब्लम ये है सिर्फ है कि बच्चे नहीं जा रहे हैं, या प्रॉब्लम ये भी है कि कॉलेज नहीं है, कॉलेज में की कमी है, या टीचर्स नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अगर इस चीज को भी देखा जाए तो एक तरीका है जिसको नापा जा सकता है, वो है कि 1 लाख की आबादी पर कितना कॉलेज है। अगर 1 लाख की आबादी पर ज्यादा कॉलेज है तो इसके माने कि ज्यादा कॉलेज होने के माने कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कॉलेज मुहैया किया जा रहा है। अगर हम इस नंबर को देखते हैं तो दिखता है कि झारखंड में 1 लाख की आबादी के लिए टोटल 8 कॉलेज है। 8 कॉलेज 1 लाख की आबादी के लिए टोटल 8 कॉलेज झारखंड में, मैंने 1 लाख का कोई एरिया अगर झारखंड में होगा तो ऑन एन एवरेज 8 कॉलेज वहाँ के लोगों को मिलेगा हायर एजुकेशन में जाने के लिए। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर क्या फिगर है? 28, माने 20 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। माने झारखंड में 1 लाख की आबादी के लिए 8 कॉलेज अवेलेबल है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर जब वो एवरेज देखते हैं तो 1 लाख की आबादी के लिए 28 कॉलेज है।
वेस्ट बंगाल फिर वही कहानी है, वेस्ट बंगाल झारखंड से थोड़ा बेहतर है। वेस्ट बंगाल में 1 लाख की आबादी के लिए 11 कॉलेज मुहैया है, तो 1 लाख 3 कॉलेज ज्यादा वेस्ट बंगाल में मौजूद है। तो अब इसके साथ साथ एक और तरीका है, आप देख सकते हैं, वो है कॉलेज पर स्टूडेंट्स का भार कितना है। मान लीजिए कि एक कॉलेज है, उसमें ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इसके माने ये है कि ना, जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर हैं, उनके ऊपर बोझ ज्यादा है, और बोझ ज्यादा तो जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम होगा। अगर एक टीचर 200 बच्चे को पढ़ा रहा है और दूसरा टीचर 20 बच्चे को पढ़ा रहा है, तो 20 बच्चों की तालीम ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो टीचर उनको ज्यादा वक्त दे पाएगा। अगर इस तरीके से देखें तो फिर एक वही स्टोरी निकल के आती है। अगर एवरेज मैंने इससे हम लोग इसे अगर आप डेटा के लैंग्वेज में कहें, इसे कहते हैं एवरेज इनरोलमेंट पर कॉलेज, कि एक कॉलेज में ऑन एन एवरेज कितना बच्चे एनरोल हुए हैं, एडमिशन लिए, दाखिला लिए हैं। ये नंबर जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। ऑल इंडिया लेवल पर देखते हैं कि एक कॉलेज में औसतन 659 659 बच्चे इनरोल होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, मगर झारखंड में ये नंबर है 1786, तकरीबन 3 टाइम्स ज्यादा है। माने कि झारखंड में एक कॉलेज पर बच्चों का भार बहुत ज्यादा है, मुकाबले में अगर आप करें ऑल इंडिया लेवल के एवरेज से। वेस्ट बंगाल से क्या स्थिति है? वेस्ट बंगाल में एक कॉलेज पर 1323 बच्चे का भार है, माने ऑन एन एवरेज एक कॉलेज में 1323 बच्चे इनरोल होते हैं। अब फिर वही कहानी है कि झारखंड से बेहतर है, क्योंकि लगभग 500 बच्चे कम एक कॉलेज में आते हैं, माने कॉलेज पर 500 बच्चे कम बच्चों का भार है। लेकिन ऑल इंडिया लेवल से अगर कंपेयर करें तो वेस्ट बंगाल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। वेस्ट बंगाल इज परफॉर्मिंग बेटर देन झारखंड, बट वर्स देन ऑल इंडिया लेवल। एक और तरीका है जिसके जरिए नापा जा सकता है कि आपके कि क्या हालत है कॉलेजेस में, क्या कहानी है, उसे कहते हैं पीपल प्यूपिल टीचर रेशियो या स्टूडेंट टीचर रेशियो। माने एक टीचर पर कितने बच्चे का बोझ है। हायर एजुकेशन में देखते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर एक टीचर पर 28 बच्चे का बोझ है, झारखंड में 61 बच्चों का बोझ है, वेस्ट बंगाल में 45 बच्चों का बोझ है। फिर झारखंड की स्थिति खराब है। माने आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? अब ये दो चीजों को, एवरेज एनरोलमेंट और पीपल टीचर रेशियो, या दूसरा एक और जो फिगर जो हम पहले बोले थे, कॉलेज पर लाख पॉपुलेशन, तीनों एक ही कहानी बता रहा है कि आप नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ाइए, तब क्या होगा कि पर लाख की आबादी पर, 1 लाख की आबादी पर ज्यादा से ज्यादा कॉलेज मुहैया होंगे। जब ज्यादा से ज्यादा कॉलेज मुहैया होंगे तो एवरेज इनरोलमेंट जो कॉलेज में है, औसतन इनरोलमेंट, औसतन एडमिशन, वो घटेगा, तो जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भार घटेगा। तो भार घटेगा तो उसको ये होगा। फिर साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा टीचर भी अपॉइंट करने होंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा टीचर अपॉइंट करेंगे तो एक टीचर पर जो कम बच्चों का बोझ होगा, मैंने इसके माने ये होगा कि बच्चों को टीचर से ज्यादा वक्त मिलेगा और उनको सीखने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। तो ये चीजें, ये चैलेंजेस हैं जो झारखंड हो, मैंने वहाँ की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, या अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, तो ओवरऑल पॉलिसी मेकर्स को आपको मैंने इस पर ध्यान देना होगा। अब हम आते हैं, अभी तक कहानी जो थी वो थी झारखंड की कहानी। अब कहानी के हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, वो है कि झारखंड में जो एजुकेशन है वो कितना इक्विटेबल है, कि क्या हर हर तबका का मेयार एजुकेशन पर एक जैसा है? नहीं है। अभी हमने ये समझा है कि झारखंड में एजुकेशन जो लोगों को मिल रहा है वो, उनकी तादाद बाकी ऑल इंडिया लेवल के मुकाबले कम है, वेस्ट बंगाल के मुकाबले कम है, और हिंदुस्तान के जो बेटर ऑफ स्टेट हैं, जो रिच स्टेट हैं, उनके मुकाबले भी कम है। अब देखते हैं अगर इस तरह से, तो देखिए ये दिखता है कि झारखंड में जो है, मैंने पहले आपको ये समझना होगा कि हाँ, झारखंड में आपका जो टोटल अटेंडेंस रेशियो है, GAR, माने फिर हम दोबारा इसके डेफिनेशन को बता दें कि परसेंटेज
ऑफ पॉपुलेशन इन 18 to 23 ईयर्स अटेंडिंग हायर एजुकेशन, माने 18 से 23 साल के उम्र में जो बच्चे हैं उनका कितना परसेंट हायर एजुकेशन में है। झारखंड में ये तादाद है 17.5%, 17.5%। वेस्ट बंगाल में है 20%, 20%। ऑल इंडिया लेवल पर है 24%। ये डेटा 2017-18 का है, एनएसएस से हमने कैलकुलेट किया। अब इसको हम देखेंगे कि 22 सोशल ग्रुप SC, ST, OBC, अदर्स का क्या हालत है और मुस्लिम और हिंदू का क्या हालत है। जानते हैं कि झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन की अच्छी आबादी है। ये स्टेट भी बना तो इसी डिमांड के साथ बना कि ट्राइबल्स को अपना एक स्टेट होना चाहिए ताकि उनको तरक्की मिल सके। लेकिन अफसोस की बात है कि ट्राइबल्स की हालत अच्छी नहीं है। बाकी इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पर तो खराब है ही। जैसे ऑल इंडिया लेवल पर अगर आप बात करें तो हम अगर सिर्फ अभी बाई सोशल ग्रुप बात करते हैं, अगर बाई कास्ट बात करें तो हायर कास्ट के जो लोग बच्चे हैं उनका 32% लोग हायर एजुकेशन में, मैंने 100 में 32 हायर कास्ट के हायर एजुकेशन में कॉलेज या यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं। ओबीसी में ये आबादी 24 है, 24%। मैंने ओबीसी का 24% 18 से 23 उम्र का जो पॉपुलेशन है वो हायर एजुकेशन, मैंने वो हायर कास्ट से थोड़ा कम है। एससी शेड्यूल कास्ट को देखते हैं तो फिर घटता है, घटकर 19% होता है। शेड्यूल ट्राइब को देखते हैं तो ये 15% होता है। ये ऑल इंडिया लेवल की कहानी है। हायर कास्ट के लिए 32%, ओबीसी के लिए 24%, एससी के लिए 19%, एसटी के लिए 15%। अब झारखंड का आपको बताते हैं। हायर कास्ट का जो हायर एजुकेशन में ये है शेयर परसेंटेज है वो ऑल इंडिया लेवल से अच्छा है। 37% हायर कास्ट का जो 18 से 23 का जो पॉपुलेशन है वो हायर एजुकेशन में है। हालांकि ऑल इंडिया में ये 35% था। लेकिन जब ओबीसी में आप आते हैं तो ये देखते हैं सिर्फ 20% झारखंड में जो ओबीसी है वो हायर एजुकेशन में है। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर ये कितना था, 24% था। फिर हम एससी पर आते हैं तो 18% ऑफ एससी इन झारखंड आर इन हायर एजुकेशन, बट इन एट ऑल इंडिया लेवल इट वाज 19%। माने मोर और लेस ऑल इंडिया और झारखंड एक जैसा है शेड्यूल कास्ट के मुकाबले की अगर बात करें। शेड्यूल ट्राइब झारखंड में शेड्यूल ट्राइब जो है उनमें उनका 7.5% ही जो है हायर एजुकेशन में। शेड्यूल ट्राइब के 18 से 23 की आबादी का सिर्फ 7.5% हायर एजुकेशन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को में जा रहा है। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर ये कितना है, 15%। माने ऑल इंडिया लेवल पर ये डबल है। तो कहने का हम मतलब ये है कि अगर आप गैप की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का ऑल इंडिया और झारखंड में गैप नहीं दिख रहा, लेकिन शेड्यूल ट्राइब का बहुत बड़ा गैप है, डबल। इनफैक्ट अगर आप वेस्ट बंगाल से भी कंपेयर करें तो वेस्ट बंगाल में 14% शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो हायर एजुकेशन में। फिर ये तकरीबन डबल है झारखंड के मुकाबले। तो झारखंड को आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिर वो फिर नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि वेस्ट बंगाल में फिर एससी और ओबीसी का जो वो है वो लगभग झारखंड जैसा ही है। हायर कास्ट में फिर देखेंगे तो झारखंड के में जो हायर कास्ट के लोग हैं वो वेस्ट बंगाल से अच्छी हालत में है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेस्ट बंगाल में सिर्फ 21% हायर कास्ट लोग हायर एजुकेशन में, बल्कि झारखंड में 37% है। अब हिंदू मुस्लिम बाई रिलीजियन, मुस्लिम जो आज के टॉपिक आज का डिस्कशन का वो मौजू है, मुसलमानों का सिर्फ 11% हायर एजुकेशन में है झारखंड में, लेकिन हिंदू में का 20% हायर एजुकेशन में। तो मुसलमान तकरीबन हाफ है, माने हिंदुओं का डबल है मुसलमानों से हायर एजुकेशन में झारखंड में। वेस्ट बंगाल में भी गैप उसी तरह से है, 15% मुसलमानों का है, 23% हिंदुओं का है। ऑल इंडिया लेवल पर भी वही दिखता है, 15% मुसलमानों का हायर एजुकेशन में ऑल इंडिया लेवल पर, 26% जो है वो हिंदुओं का है। तो मुसलमान तीनों लेवल पर जब देखेंगे तो उनकी हालत खराब है, और हर जगह खराब है। ऑल इंडिया लेवल पर भी खराब है, वेस्ट बंगाल में भी खराब है, झारखंड में भी खराब है। तो ये एक कहानी हुई। तो ओवरऑल यहाँ से ये निकल कर आ रहा है सबसे मैंने जो खराब हालत है किन कम्युनिटी की है, शेड्यूल ट्राइब, ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स। अगर हम देखें तो सबसे कम शेड्यूल ट्राइब का है, उसके बाद मुस्लिम का है, उसके बाद एससी का है।
उसके बाद ओबीसी का, उसके बाद हायर कास्ट का। ये है कहानी इनइक्वालिटी की कहानी। फिर उसी तरह से अब जब गाँव में जाते हैं, रूरल एरियाज में, तो फिर और घट जाता है। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ हम आपको ये इतना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देकर आगे बढ़ेंगे कि गाँव में, हर स्टेट्स में जो है, गाँव 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 में हायर एजुकेशन, जो एक्सेस टू हायर एजुकेशन है, वो लोअर है शहरों के मुकाबले। लेकिन अगर आप झारखंड को कंपेयर करेंगे ऑल इंडिया के मुकाबले या वेस्ट बंगाल के मुकाबले, तो झारखंड की हालत इन टोटल में भी खराब है। और जो सोशल ग्रुप है, एससी एसटी और रिलीजियस ग्रुप, माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज, इनकी हालत गांव में और ज़्यादा खराब है शहर के मुकाबले। और साथ में वेस्ट बंगाल के मुकाबले भी इनकी हालत ज़्यादा खराब है, ऑल इंडिया के मुकाबले भी ज़्यादा खराब है। एससी जो है, वो एससी का फिर वही कहानी है, फिर ऑल इंडिया में रूरल और अर्बन में भी के मोर और लेस ऑल इंडिया के जैसा ही है। लेकिन एसटी और मुस्लिम का देखा जाता है कि मैंने, अगर आप देखेंगे तो फिर वो कहानी दूसरी निकल जाती है। मुस्लिम का और घट जाता है झारखंड में, एसटी का और ज़्यादा घट जाता है झारखंड में। तो ये हुआ आपका ये इनइक्वालिटी की बात, ग्रुप वाइज। अगला हिस्सा जो है आज के, जो मेरा जो चर्चा है, वो है कि क्या मुसलमान मुसलमान अंदर, तो मुसलमानों में का क्या सारे लोग बैकवर्ड हैं, या मुसलमानों का कोई खास तबका बैकवर्ड है? ठीक है, ये कोई कि सिर्फ गरीब तबका है जो बैकवर्ड है, ये भी ये क्वेश्चन, ये ये सवाल जो है आपको, अब अगला सवाल ये, तो ये करना मैंने, अब अगला जो है, ठीक है, चलिए हम एक होटल में बैठे हुए, तो मैंने ये क्या है कि, हाँ, अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों का क्या, कौन सा तबका बैकवर्ड है? अगर आप इसको देखेंगे तो दो लेवल पर देख सकते हैं, सोशल ग्रुप वाइज और साथ में आप देख सकते हैं इनकम ग्रुप वाइज। सोशल ग्रुप की हम बात पहले करते हैं। अब मुसलमानों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी हैं, लेकिन इनकी आबादी कम है और सेकेंडरी डेटा से इस इंफॉर्मेशन को निकाल पाना डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम दो ग्रुप जो जिस पर चर्चा करेंगे वो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट, और अदर्स जिनको जनरल कहते हैं। तो इनके बीच में क्या गैप है? अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर देखेंगे मुसलमानों में, तो जो फिर वही हम उसी पर बात करेंगे, GAR, ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो, या रेट भी कहते हैं इसको। तो इसमें ये एक मेजर है, इसके जरिए ये नापा जाता है किसी कम्युनिटी का क्या परफॉर्मेंस है। तो 16% ओबीसी का हायर एजुकेशन में है ऑल इंडिया लेवल पर, ओबीसी मुस्लिम्स का। लेकिन मुस्लिम के जनरल का जो है 15% वो हायर एजुकेशन में है ऑल इंडिया लेवल पर। कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया लेवल पर देखेंगे तो मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम जनरल के बीच आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे तो ओबीसी का 24% हायर एजुकेशन में, लेकिन मुसलमानों का मैंने मुस्लिम ओबीसी का 24% हायर एजुकेशन में है, लेकिन मुस्लिम जनरल का 11% हायर एजुकेशन में है। कहने का मतलब ये कि वेस्ट बंगाल में ओबीसी मुस्लिम का जो GAR है वो जनरल मुस्लिम का डबल है। ठीक है, तो ये कहानी जो है वो अपोजिट है उसका। अगला झारखंड। झारखंड में फिर ये रिवर्स हो जाता है। झारखंड में ओबीसी का 10%, ओबीसी मुस्लिम का 10% हायर एजुकेशन में है,
लेकिन जनरल मुस्लिम का 21% हायर एजुकेशन में, माने कि जनरल मुस्लिम का जो है वो GAR ओबीसी मुस्लिम का डबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ओबीसी मुस्लिम झारखंड में जनरल मुस्लिम के मुकाबले ज्यादा बैकवर्ड है। सारे मुस्लिम बैकवर्ड हैं और सारे मुस्लिम बैकवर्ड, लेकिन उसके साथ साथ ओबीसी मुस्लिम और ज्यादा बैकवर्ड है। तो अब झारखंड में, लेकिन वेस्ट बंगाल में सारे मुस्लिम बैकवर्ड है अगर आप दूसरे ग्रुप से कंपेयर करें, लेकिन यहाँ पर जनरल मुस्लिम ज्यादा बैकवर्ड है। फिर अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर देखेंगे तो ओबीसी और मुस्लिम और जनरल मुस्लिम के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन सारे फर्क में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोटिस करिएगा, वो है कि डबल का फर्क है कि अगर झारखंड में ओबीसी का 10% है तो जनरल मुस्लिम का 20% है, 21% है, डबल। वेस्ट बंगाल में जनरल मुस्लिम का 11% है तो ओबीसी मुस्लिम का 24% है, फिर वही डबल से थोड़ा ज्यादा। ऑल इंडिया लेवल पर दोनों बराबर है। अब आते हैं हम इनकम ग्रुप में। इनकम ग्रुप में जब हम लोग देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि टॉप 20% और बॉटम 20%। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी का सबसे नहीं, सब 20% जो रईस तबका है वो, और सबसे गरीब तबका जो है वो 20% नीचे का, उनके बीच अगर हम गैप देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि दोनों की कम्युनिटी के अंदर इनइक्वालिटी कितना है, गैप कितना है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम आपको ये दोनों फिगर बता रहे हैं, मतलब इनकम और सोशल ग्रुप। तो ये दिखता है कि बॉटम 20% झारखंड में जो मुस्लिम्स हैं उनका 7% हायर एजुकेशन में, 7%। लेकिन टॉप 20% का 48% हायर एजुकेशन में मुसलमानों के अंदर। मैंने ये फर्क कितना आ रहा है, 7 टाइम्स, 7 गुना ज्यादा है। तो आपने सोशल ग्रुप में देखा गैप 2 टाइम्स का था, लेकिन इनकम ग्रुप वाइज गैप जो है वो लगभग 7 गुना ज्यादा है। वेस्ट बंगाल में बॉटम 20% का 5% हायर एजुकेशन में था, लेकिन टॉप 20% का 46% हायर एजुकेशन में, माने जो ऊपर का 20% रईस तबका है मुसलमानों का, उसका 46% हायर एजुकेशन में है। हालांकि जो सबसे निचला 20% आबादी का जो गरीब तबका है उसका 5% हायर एजुकेशन में, 9 गुना। अगर आप इनइक्वालिटी की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो मुसलमानों के अंदर इनकम के बिना पर जो इनइक्वालिटी है, गैर बराबरी है, वो वेस्ट बंगाल में झारखंड से भी ज्यादा है। ऑल इंडिया लेवल पर देखते हैं तो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से कम इनइक्वालिटी है। ऑल इंडिया लेवल पर जो सबसे गरीब 20% की आबादी है उसका 7% हायर एजुकेशन में है, और सबसे रईस 20% की जो आबादी है मुसलमानों की उसका 35%, मैंने 5 गुना का फर्क है। मैंने झारखंड में फर्क है 7 गुना का, हम उल्टा बोलते हैं, ऑल इंडिया पर फर्क है 5 गुना का, झारखंड में फर्क है 7 गुना का, और वेस्ट बंगाल में फर्क है 9 गुना का। मैंने सबसे ज्यादा गैर बराबरी जो है वेस्ट बंगाल में है मुसलमानों के अंदर, गरीब और रईस तबके के बीच में, उसके बाद झारखंड में है, उसके बाद ऑल इंडिया लेवल में है। लेकिन ये सारा इनइक्वालिटी जो मुसलमानों के अंदर ओबीसी और हायर या जनरल कास्ट के बीच का जो इनइक्वालिटी है उससे कहीं ज्यादा है। वहाँ डबल था, यहाँ पर 5 टाइम, 7 टाइम, 9 टाइम्स है। तो जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि मुसलमानों ओवरऑल मुसलमानों की तरक्की की जरूरत है, लेकिन इनके अंदर जो है जो सबसे गरीब तबका है उसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ अगर और भी इंडिकेटर्स देखें, हम ब्रीफ में सिर्फ बोलेंगे कि वो, जैसे कि आप अगर देखेंगे अर्बनाइजेशन, कितना परसेंट मुसलमानों की आबादी जो है अर्बन एरिया में है, तो ये निकल कर आता है कि झारखंड में एवरेज से मुसलमानों की आबादी अर्बन एरिया में ज्यादा है, उसके बावजूद मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं। तो कहने का मतलब ये कि आमतौर से यह समझा जाता है कि शहरीकरण से, अर्बनाइजेशन से किसी भी पॉपुलेशन को फायदा होता है, मुसलमानों का इसका फायदा नहीं मिला है। फिर अगर आप इनकम देखें, इनकम को नापने का तरीका होता है एमपीसी, मंथली पर कैपिटा, एक महीना में एक इंसान कितना खर्च करता है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम का डेटा नहीं मिल पाता है। तो इसमें देखा जाता है कि मुसलमानों का जो मैंने एमपीसी है वो 1631 रुपया है, ठीक है। तो लेकिन एक हिंदुओं का जो है एवरेज एमपीसी है वो 1986 रुपये, मैंने एक आदमी एक महीने में 2000 रुपया अपने ऊपर खर्च करता है अगर वो हिंदू है, लेकिन मुसलमान है तो 1631 रुपया खर्च करता है, मतलब 400 रुपये के आसपास का फर्क है। तो मैंने मुसलमानों कह सकते हैं मुसलमानों में जो का इनकम जो है हिंदुओं के मुकाबले कम है।
फिर एक और जो लास्ट चीज हम कहेंगे, इसके बाद हम क्लोज करेंगे क्योंकि वक्त कम है, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। वो है कि रेगुलर सैलरीड जॉब में, परमानेंट जॉब जो होता है, डेली वेज, जो वेज वर्कर मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी उसमें आ जाएगा, और क्या कोई भी अच्छी कंपनी का नौकरी आ जाएगा, उसमें मुसलमानों का क्या शेयर। तो ये दिखता है कि 10% टोटल जो मुसलमानों के वर्कर्स हैं उनका जो है वो रेगुलर सैलरीड जॉब में है, जो हिंदुओं के मुकाबले कम है। हिंदुओं का 14% है जो रेगुलर सैलरीड जॉब में है। आमतौर से लोग जब पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि रेगुलर सैलरीड जॉब हो, ठीक है। वो ये नहीं चाहेंगे कि वो अपना एक बिजनेस खोलें, वो ये नहीं चाहेंगे कि मजदूरी करें, वो ये चाहेंगे कि रेगुलर सैलरीड जॉब हो, किसी कंपनी में काम करे, गवर्नमेंट में काम करे, कॉलेज में काम करे, यूनिवर्सिटी में काम करे। तो हायर एजुकेशन का एक मकसद ये भी होता है। अगर अगर इसको भी देखें तो एक तो मुसलमान लोग हायर एजुकेशन में कम है, उसके साथ साथ ये भी निकल कर आता है कि वो जॉब में भी कम है। तो 10% मुसलमानों का है और 14% हिंदुओं का है। अगर जनरल की बात करें, हायर कास्ट की बात करें, तो उनका 35% है। एससी का झारखंड में 10% है, एसटी का 8% है। इनकी भी हालत खराब है। तो अब रेगुलर जॉब में इनकी आबादी कम है, तो जाहिर सी बात है कि वो हायर एजुकेशन में नहीं होने का जो एक रिफ्लेक्शन दिखता है वो इसमें भी दिखता है कि परमानेंट जॉब में ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं ओवरऑल। कहने का मतलब, जो अगर हम इसको ब्रीफ में कहें तो वो ये है कि झारखंड हायर एजुकेशन के एज ए स्टेट भी परफॉर्मेंस में डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में सुधार की जरूरत है। डिमांड साइड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हायर एजुकेशन में लाने की ज़रूरत है। आप स्कॉलरशिप दें, ठीक है, फिनेंशियल सपोर्ट करें, कुछ भी करें उस तरह से गवर्नमेंट करे। साथ में ये भी ज़रूरत है, सप्लाई साइड में नंबर ऑफ कॉलेजेस को बढ़ाने की ज़रूरत है और ज़्यादा टीचर्स अपॉइंट करने की ज़रूरत है। तब झारखंड के का जो अपना परफॉर्मेंस है वो सुधर सकता है बाकी स्टेट के मुकाबले। अगर आप ग्रुप वाइज बात करें तो हालत एससी एसटी और मुस्लिम जो सबसे कमजोर तबका है, इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर मुस्लिम मुस्लिम जैसे कि आज का टॉक मुसलमानों पर था, तो मुसलमानों में अगर आपको देखना है तो जो गरीब तबका है, बॉटम 20%, हम सिर्फ निचला 20% की बात की, अगर निचला 40% भी देखेंगे तो उनकी हालत भी खराब है। तो उस गरीब तबके को और ज़्यादा स्पेशल फोकस की ज़रूरत है। अगर सोशल ग्रुप वाइज पॉलिसी बनाया जाए तो ये चीज़ बहुत अहम है कि ओबीसी मुसलमानों की हालत भी झारखंड में बहुत खराब है, उनके लिए भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। और हालांकि ओबीसी रिजर्वेशन मौजूद होने के बाद भी अगर वो ओबीसी मुस्लिम बैकवर्ड है, तो इसके माने ये समझ में आता है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो फायदा है वो ओबीसी मुस्लिम को नहीं पहुंच पा रहा। तो ये तमाम बातें हैं जिनको पॉलिसी के लाइट में देखने की जरूरत है। हम अपनी बात को यहाँ पर खत्म करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है सेशन आपका रहा, और आपने जो डेटा दिया है बहुत लाजवाब। मुझे तो लग रहा था, मैं आपको बहुत कम टाइम दिया था, बोला भी था कि 2-4 दिन में आप तैयार कर, लेकिन आपने बहुत अच्छे से, और ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था डेटा देखे कि विद इन मुस्लिम ये हाल है। सोचने वाली बात है, मुस्लिम बहुत ज़कात फितरा ये सब बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये कहने वाली बात नहीं है जब आपको आपके इस्लामिक हदीस में और इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने आपको वेलफेयर के लिए कहने के लिए बोला गया है, फिर भी आप जो है 2.5% ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए है। फिर भी आप देखिए विद इन मुस्लिम आप अपने मुस्लिम भाइयों के लिए ही आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा गौर फिक्र करने की बात है कि आप जो है अपनी कम्युनिटी के लिए लोग काम नहीं कर रहे हैं। और ये सच बात है कि लोग आजकल पुलिंग हाथ जो है हाथ पुल नहीं करते, वो लेग पुलिंग करने में ज़्यादा टाइम, ऐसा लोग कहते हैं। मैं दूसरा कम्युनिटी में काफ़ी बार इस चीज़ों पे डिस्कस करता हूँ तो लोग यही बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मुझे लग रहा था पता नहीं आपको मैं बोल दिया हूँ कि हिंदी में कीजिएगा, क्योंकि ऑडियंस जो है हमारे ज़्यादातर जो तो इसलिए मैं सोचा था क्योंकि झारखंड बेस है और काफ़ी लोग सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है। और दूसरा खालिद भाई, जहाँ अभी मैं रहता हूँ बोकारो, जहाँ मेरा अभी होम टाउन है, बोकारो में मसला ये थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको कि ग्रेजुएशन 12th तक तो बहुत अच्छा है, मतलब स्कूलिंग, और ग्रेजुएशन में 1-2 इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट,
2-3 कॉलेजेस हैं सरकारी, वो ग्रेजुएशन तक ही कराते हैं। तो स्ट्रक्चरल यहाँ पे बैरियर हो जाता है लड़कियों के लिए, क्योंकि वो मास्टर्स के लिए बाहर नहीं जा सकती। विद इन डिस्ट्रिक्ट मास्टर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या तो डिस्टेंस से करना होगा या फिर धनबाद वगैरह जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने लेटर भी लिखा था जब हमारे न्यू सीएम बने थे, झारखंडी सीएम जिनको कहा जा रहा है, तो मैंने लेटर भी लिखा था स्पेशली इस कंसर्न में कि जो है इस पे आप ध्यान दें। बोकारो में एटलीस्ट जब एजुकेशन हब माना जा रहा है बोकारो, तो आप उसमें यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी दीजिए। आपके यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, रांची में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, आप एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे डालिए। यहाँ पे आप बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। जितने भी टॉप स्कूल्स हैं वो सब बोकारो में अवेलेबल है। तो पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन लगे हुए हैं। चलिए देखिए, कुछ फायदा तो होगा जरूर। लोग इस पे बात भी कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि लड़के जो है वो बाहर चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं। लड़कियों के लिए थोड़ा पेरेंट्स सोचते हैं कि भेजे कि ना भेजे, ये इशू है। दूसरी बात आपने जो कही वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि अर्बन इनइक्वालिटी बहुत बढ़ा है। लोग सोचते हैं कि अर्बन में इनइक्वालिटी, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं भी अर्बन इनइक्वालिटी हाउसिंग पे देख रहा था बोकारो का, झारखंड का। तो उसमें मैं देखा कि मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खास करके इकोनॉमिक में। और सोशल लोग बोलते हैं कि जो हाउसिंग मार्केट है, लैंड मार्केट है, इसमें भी काफ़ी इनइक्वालिटीज़ हैं, जहाँ पे फोर्सफुली समझिए इनडायरेक्टली आइडेंटिटी बेस पे, रिलीजियस आइडेंटिटी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसको हमें लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आएंगे हम, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, जाहिर इकबाल आज़ाद साहब, जो कि एजुकेशन बैकग्राउंड से भी हैं और एक्टिव भी रहते हैं रांची में। अभी मौलाना आज़ाद में सीनियर रिसर्च फेलो हैं, पीएचडी कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए। उनसे पहले खालिद भाई, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस है वो हम लास्ट में लेंगे। जलाल उस्मानी साहब जी हैं हाँ जो जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, गिव सम पॉइंट्स, लिख के रखिएगा अभी सेशन। तो मैं गुजारिश करूंगा जाहिर भाई कि आप भी अपनी बात को रखें। आपका इस्तकबाल है। हेलो वो अनम्यूट करें। जी अनम्यूट है, बोलिए। जी, सबसे पहले राइजिंग ट्री पे देखने वाले तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करते हैं, और राइजिंग ट्री के तमाम मेंबरान या पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के सेशन के ज़रिए जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव मालूमात आप जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जिससे लोग जो है सुन कर के भी और जान कर के भी अपने आप का मुहासबा करेंगे कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए था। तो मैं मुबारकबाद जी देता हूँ आप सब, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ नाचीज़ को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दिए। हालांकि मैं उस अहल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे उस सफ़ में शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर खालिद साहब ने पूरी वजाहत के साथ तमाम बातें तो रख ही दिए हैं, और एक चीज़ उन्होंने मतलब टच नहीं किया, मैं उस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालूंगा कि जिस कौम की जो तालीम के बारे में जो अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए, या जिनकी बुनियाद ही, बल्कि बताइए कि इस्लाम वालों के लिए जो पहली वही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, वो इकरा, लफ्ज़ इकरा से स्टार्ट हुआ, यानी पढ़ने से है। और उस कौम की ये मतलब सुन के मेरे को बहुत शॉकिंग लग रहा है कि हम हर एतबार से, अगर इंडिया लेवल की बात करें तो वहाँ पर भी हम ये हैं, झारखंड की बात करें तो झारखंड लेवल से भी हमारी जो है मतलब हम तालीम में बहुत पीछे हैं। मेरे पास भी कुछ डेटाज थे 2018 के जो नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा था, लेकिन उससे मुख्तलिफ कुछ चीज़ें लगी, और काफ़ी चीज़ें बहुत आपकी जो है ऐसी थी जो हम लोगों की मतलब जहन में भी नहीं थी ऐसी चीज़ें। मैं आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ ये पता नहीं क्या हो गया है लोगों को कि जो है तालीम से लोग इस तरह से, ख़ासतौर से हायर एजुकेशन से लोग इस तरह से दूर हो चुके हैं। और ये सिर्फ इंडिया लेवल की बात नहीं है, अगर हम पूरे आलमी सतह का भी अगर हम जायज़ा लेते हैं तो पूरे मुल्क जो मतलब देखिए कि इस्लामी मालिक 57 इस्लामिक ममालिक है, उनका भी अगर हम जायज़ा लेते हैं तो वो भी तालीम में बहुत पीछे हैं समझिए। अगर आप उनकी आबादी के हिसाब से अगर देखें तो 100 अरब है, मजमूई आबादी का तकरीबन अगर हम लोग ये करते हैं तो 100 अरब है, जिसमें 40% हिस्सा जो है मतलब इस्लामी मालिक का जो 100 अरब में 40%
अनपढ़ हैं, आप समझिए। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इस्लामिक ममालिक जहाँ मुसलमान हैं, जिनकी जो बुनियाद है तालीम, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, बने ऐसी ऐसी मतलब वाज़े अहादीस है कि इल्म हासिल करने के लिए फिर भी हम जो है इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हम किस दुनिया में हैं। तो देखिए 40% जो है अनपढ़ है पूरे आलमी ये सतह पर। फिर जो है अगर हम उन तमाम ममालिक का मिला करके अगर हम उनका एक डेटा निकालते हैं तो 20% यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी तकरीबन जो है 350 यूनिवर्सिटीज जो है हम काउंट कर सकते हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में मिला करके। मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटीज का अगर हम जायजा ले तो 350 है पूरे 57 ममालिक का मिला करके, जिसमें से जो है सालाना 1000 अफराद जो है समझिए पीएचडी करते हैं। लेकिन यहाँ तक भी ये अफसोस की बात नहीं है, मसला यहाँ पे हो रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो आज की जो है समझिए कि तरक्की याफ्ता मुल्क या तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पे गिरफ्त होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कौम, कोई भी मुल्क जो है या कोई भी कंट्री जो है जब तक तरक्की नहीं कर सकती है, जब तक जो है वो हालात और ज़माने के साथ कदम मिला के ना चले। और आज जो है हम देखते हैं जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में भी अगर हम देखते हैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में इस्लामी ममालिक के जो मजमूई अफराद क़ुव्वत यानी 80 लाख के करीब है, मैंने 80 लाख ही हैं पूरे ये हिसाब से। और अगर इन शोबों में मतलब हम मतलब 80 लाख साइंस टेक्नोलॉजी पूरे आलम में, पूरे वर्ल्ड में जो है 80 लाख के मतलब करीब जो है लोग तालीम हासिल कर रहे हैं या इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, 80 लाख हैं, तो उसमें सिर्फ 4% जो है मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 4%। ये पूरे आलम का एक डेटा है। उसके बाद जो है अगर हम मुस्लिम का ओवरऑल अगर हम जायजा लेते हैं तो दुनिया भर से हर साल 1 लाख से जायद साइंसी कुतुब और 20 लाख से जायद साइंसी मकालात शाये होते हैं पूरी दुनिया से। 1 लाख से जायद साइंसी कुतुब और 20 लाख से जायद साइंसी मकालात शाये होते हैं, जबकि इस्लामिक ममालिक से शाये होने वाली साइंसी और तहकीकी कुतुब और मकालात की सालाना तादाद आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सिर्फ मतलब 1000 भी नहीं है, समझिए 1000 से कम है, 1000 से कम है। और ये सब मतलब अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे मतलब मुसलमान का अगर हम आलम का जायज़ा ले तो हर जगह का पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया है कि किस वजह से जो इस तरह की जो है तरक्की याफ्ता चीज़ों में वो जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। जबकि उनकी जो हिस्ट्री अगर देखें मुसलमानों की हिस्ट्री, तो मुसलमानों ने ऐसे ऐसे साइंटिस्ट पैदा किए हैं जिनके तजर्बाती तहकीकात को ही लोग जो है मजीद तहकीक करके जो है नई नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं। आज यूरोप जितना भी तरक्की कर रहा है उन सब का कहीं ना कहीं रूट जो है, कहीं ना कहीं उन लोगों का जो मेन रिसोर्स है वो जो मुस्लिम साइंसदान रहे हैं पहले के, उन्हीं लोगों की जो है समझिए कि देन है, उन्हीं लोगों की जो है तहकीक शुदा चीज़ों को आज वो जो है और मॉडर्न तरीके से ईजाद कर रहे हैं, तहकीक कर करके नई चीज़ें ला रहे हैं। तो ये ओवरऑल मुसलमानों की ये हालत पूरे आलम की है। फिर अगर हम झारखंड, इंडिया की तो खैर आपने पूरी वजाहत के साथ रख दिया, झारखंड की जहाँ तक आप बात करें तो हम अपने हिसाब से जो 2018 का एक रिपोर्ट था उसके हिसाब से हमें जायज़ा लिए थे कि जो 40% लोग हाई स्कूल तक पहुँच पाते हैं। ये डेटा आपने पता नहीं उसको और अच्छे से बताया है, शायद हो सकता है डेटा थोड़ा बहुत मिसमैच हो, चूंकि पहले का डेटा है। तो 40% लोग ही हाई स्कूल तक पहुंच पाते हैं, जबकि टेक्निकल या डिग्री लेवल पर अगर हम ये करें तो सिर्फ 2.8%, मतलब 2%, मतलब समझिए कि 3% मान के चलिए कि जो है आला मतलब डिग्री तक पहुंचते हैं लोग। और अगर हम आला तालीम यानी हायर एजुकेशन की बात करें तो पूरे झारखंड में 1.1, मतलब समझिए कितना अफसोस बात है, 1.1% ही लोग जो है ये करते हैं, जबकि गैर अक़वाम की तादाद जो है वो हाई स्कूल तक 55 है और डिग्री तक के लिए जो है 11% और यूनिवर्सिटी लेवल तक 4.2% तालीम याफ्ता लोग हैं। तो झारखंड की ये स्थिति है। और जो है मतलब आपने तो बहुत ही अच्छा डिफाइन किया कि रूरल और अर्बन का आपने कैटेगरी वाइज किया है, वो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। तो खैर थोड़ी अच्छी बात ये है कि जहाँ पे जो शहरी इलाका है, जहाँ पे लोग जो अमीर लोग हैं, ज़्यादा मुस्लिम अमीर लोग, वहाँ पे आपने जो अपना कैटेगरी बताया था 48% लोग वहाँ पर जो है लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि जो है रूरल पे आपने बताया था कि शायद जो है 7% है। तो हम लोगों को अब जो है क्या कैसे किया जा सकता है, एक पढ़े लिखे होने की हैसियत से या एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से हम लोग को कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिससे जो ये जितना बड़ा जो है मतलब गिरावट समझिए या इतना बड़े जो है
हम लोग पीछे चले जा चुके हैं एजुकेशन में या तालीम में, खास और हायर एजुकेशन में, उसको हम कैसे इस गैप को पूरा करें। इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं, उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी और चीज़ें तो आपने कह ही दिया, इसीलिए मैं उन चीज़ों से आगे बढ़ के मैं डायरेक्ट ही कुछ तजावीज़ है जो नाक़िस तजावीज़ भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक दो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। पहले ये तो कि हर जहाँ पे मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं या जो रिटायर्ड भी अगर जो लोग हैं, वो लोग खामोश अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ना चलाएं, बल्कि वो फिक्र करें कि हमने जो हासिल किया वो हमारी आने वाली नस्लें कैसे हासिल करें, वो कैसे हायर एजुकेशन तक पहुंचे, वो कैसे तालीम याफ्ता बने। क्योंकि अगर देखिए आपने एक पॉइंट ये भी बताया था कि तालीम का मेयार जहाँ होता है अच्छा होता है, वहाँ उसका जीडीपी अच्छा होता है, और आपने ये भी कहा था कि तालीम से इनकम बढ़ता है। तो देखिए हमारा जो है इस तरह से जो अगर हम तालीम में पीछे हैं तो कई वजूहात हैं, उसमें से एक वजह ये भी है कि हम में से अक्सर लोग जो है मतलब फाइनेंशियल मतलब हमारा स्टेटस जो होता है, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। अक्सर लोग गरीबी होते हैं, तो इस गरीबी की वजह से जो है बहुत से लोग हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते, बहुत मुश्किल से हाई स्कूल तक वगैरह पहुंचते हैं, हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर हम देखें और गौर करें तो ये कोई बड़ी वजह नहीं है। अभी के दौर में हायर एजुकेशन में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, फेलोशिप हैं, बहुत सारी जो है स्कीम्स हैं, जिसको अगर हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जानकारी दें, तो बहुत से लोग जो हैं, एक अच्छी तादाद में लोग जो है हायर एजुकेशन की तरफ जो है मूव करेंगे और लोग तालीम हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम वहाँ तक पहुँचाते ही नहीं है बात, इसकी वजह से लोग जो है हायर एजुकेशन तक जो है आना नहीं चाहते हैं। तो हमें एक ज़रूरत है इस बात की कि जो है तमाम हर जगह के, हर डिस्ट्रिक्ट के, झारखंड हो या बंगाल हो, हर जगह के जो है मुस्लिम खास तौर से जो है जो प्रोफेसर्स हों, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हों या मुस्लिम स्कॉलर्स हों, वो लोगों की एक ऐसी एसोसिएशन बने जो तालीमी अवेयरनेस से या तालीम से वाकफियत या दिलचस्पी को लेकर के एक मुहिम चलाएं, एजुकेशनल अवेयरनेस का नाम दें और मुहिम चलाएं कि कैसे हम बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं। स्कूल तक पहुंचाने के बाद जो है हम उसका जायजा लेके मतलब जो है मिडिल स्कूल तक कैसे पहुंचे, फिर मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक कैसे पहुंचे, हाई स्कूल के बाद असल काम हम लोग को करने की जरूरत है। वहां तक तो सरकार के तहत भी जो है और बहुत से एनजीओ भी और फिर जो है शिक्षा मंत्रालय के बहुत मतलब लोग सरकारी तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो है लोग प्राइमरी या प्री प्राइमरी तक लोग पढ़े, वहां तक पहुंचे। लेकिन हम लोग को मैट्रिक के बाद जो है बोर्ड के बाद एक अहम काम करने की जरूरत है कि तमाम जो भी मैट्रिक के पास होने वाले तलबा होते हैं उनकी हम काउंसलिंग करें, ये एसोसिएशन बनाएं और उसके जरिए से जो है काउंसलिंग करें। काउंसलिंग से एक फायदा ये होगा कि जो मैट्रिक के बाद पास होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से 50% जो है, मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 50% लोग तो ये समझते हैं कि अब जो है हमारी तालीम खत्म हो गई, अब हमें कुछ काम करना है, कुछ कमाना है और घर चलाना है, इस तरह की जो थिंकिंग लोग रखते हैं। 50% ऐसे लोग होते हैं जो रस्मी तौर पर जो है ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, इंटर वगैरह ग्रेजुएशन करते हैं, जो सीरियस नहीं होते हैं। ये आमतौर से मैं ये रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, शहरी एरिया में कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन रूरल एरिया चूंकि देखिए मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो रूरल में ज्यादा है, सवाए चंद एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, जिसमें जामताड़ा हो गया, आपका जो है पाकुड़ वगैरह हो गया, जमशेदपुर रांची को छोड़ करके अक्सर जो है अजला में मुसलमानों की तादाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट से हट करके, तो वहाँ पे काम करने की हमें जरूरत है। तो उनकी काउंसलिंग करें और उनकी जो है रहबरी करें। रहबरी क्या है कि बच्चों की मतलब जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका क्या परसेंटेज है, तो परसेंटेज के हिसाब से लोगों की जहनियत को भाप करके हर एक को अलग अलग फील्ड में कैसे भेजें, इसकी जो है मतलब हम रहबरी करें। और उसके लिए रहबरी करने के लिए देखिए जरूरी चीज तो ये होती है कि सिर्फ रहबरी से नहीं होता, आपके पास ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब ज़हीन तो हैं लेकिन गरीब हैं। अब वो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन पे? गरीब स्टूडेंट्स को आप बीआईटी मिश्रा नहीं भेज सकते हैं, रांची से या झारखंड से बाहर आप उसको पढ़ने के लिए भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर भेजने से मतलब आप अखराजात आप जानते हैं कितने अखराजात होते हैं, तो उसको अफोर्ड करना हर एक फैमिली के लिए जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग को एक काम करना चाहिए कि जैसे अभी तबरेज भाई ने एक चीज की तरफ इशारा किया, मुख्तसर में उन्होंने इशारा किया, लेकिन बहुत ही बारीक चीज है और बहुत ही अहम चीज है उन्होंने इशारा किया कि इस कौम को फंडिंग का इतना बेहतरीन जरिया है, लेकिन उस फंड का हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं।
इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। तो हम लोग जो है उन बच्चों को जो है मोटिवेट करके उनको हायर एजुकेशन तक भेजने के लिए जो है हम एक तालीमी फंड के लिए जो है बैतुल माल बनाए, जिसमें जो है हम उसमें बड़े बड़े जो मुस्लिम लोग हैं, जो ताजिर लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या फिर जो है डॉक्टर्स लोग हैं, या प्रोफेसर्स लोग भी हैं जो माली एतबार से बहुत मजबूत हैं, उनसे हम जो है फंड में पैसे लें उनसे। और अगर फंड के जरिए अगर हम गरीब बच्चों पे काम करना चाहते हैं, फ्री कोचिंग कराना चाहते हैं, फिर जो है आईएएस आईपीएस वगैरह की तैयारी कराना चाहते हैं, जिसमें अगर गरीब बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो मुस्तहिक हैं ज़कात के लिए, तो फिर हम उलमा से जो है मसला वगैरह पूछ करके हम ज़कात का रकम भी ले सकते हैं उस फंड में। समझ रहे? तो उस फंड को अगर हम सही से इस्तेमाल करें, ज़कात का रकम अगर हम लोग सही से जो है लेने का काम करें और उसको अगर सही से इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नताइज आएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं जानता हूँ, और हम लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि ज़कात का रकम जो है वो एक बड़ा अमाउंट होता है मुसलमानों का, और मुसलमानों में 90% लोग जो है ज़कात को अदा करते हैं, और ज़कात ना अदा करने को वो लोग गुनाह समझते हैं। जो एक इस्लामिक शरीयत के हिसाब से ज़कात अदा करना, उसको लोग सीरियसली समझते भी हैं और उस पर अमल भी होते हैं। तो हम लोग ज़कात के रकम को आमतौर से लोग जो है रिश्तेदार में, गरीब में, मदरसे वगैरह में देते हैं, मदरसे में भी दीजिए, जहाँ देना है दीजिए, लेकिन कुछ अमाउंट आप जो है इन बच्चों पर भी लगाने के लिए मेहनत कराने की कोशिश करना है, लोगों को तरगीब देना है। हर कोई जानता है, हर कोई इस चीज को फील करता है कि आज मुसलमानों को हर सेक्टर में, हर फील्ड में रहने की जरूरत है। मुसलमान जो है वकील भी बने, मुसलमान जज भी बने, मुसलमान डॉक्टर भी हो, मुस्लिम लड़कियां नर्स भी बने, डॉक्टरी मतलब सब हर एतबार से हर फील्ड में लोग देखना चाहते हैं, ताकि जो है मुसलमानों के मसाइल को जो है मुसलमान जो है वो इंसाफ के साथ जो है और बहुत ही मतलब जो है पॉजिटिव वे में जो है मुसलमानों के मसाइल को हल कर सके। तो इसके लिए जो है मेरे ख्याल से एक फंड बनाने की भी जरूरत है। उसके अलावा जो है जो मुसलमान बच्चे जो भी हैं, जो फाइनेंशियल एतबार से बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए जो है अगर मेडिकल लाइन के कोर्स है तो मुस्लिम हॉस्पिटल्स बहुत हैं हमारे पास, रांची में भी हैं और भी इधर उधर हैं। उन हॉस्पिटल्स में मुस्लिम लड़कियों को नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए, या मुस्लिम लड़कों को रिसर्च के लिए, या इस तरह की कोर्स कराने के लिए जो है उन तक पहुंचे हम लोग, और हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है मुस्लिम बच्चों को कैसे जो है वहां से फायदा पहुंचा सके, उसके लिए भी हम लोग को कोशिश करने की जरूरत है। वक्त कम है इसीलिए मैं ब्रीफ में और बोलते जा रहा हूँ कि उसके अलावा ये है कि मुख्तसर बोलूंगा कि इन सब के अलावा सबसे अहम चीज वो ये है कि आप झारखंड में हो या बंगाल में हो या कहीं पर भी हो, जहां पे भी आप हो, मुस्लिम हो, या कि हुकूमत की जानिब से अगर किसी तरह के भी इम्तियाजी सलूक किया जाए, या मतलब जो है जैसे मिसाल तौर पर झारखंड में पिछले बार ऐसा हुआ था कि 10+2 से उर्दू को ही गैप करने की कोशिश की गई, या फिर जो है हाई स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट में सिर्फ 35-36 सीट दी गई, जबकि जो है दूसरे सब्जेक्ट में जो है 100 से पार ही कर किए गए। इन सब के लिए जो है आप आवाज उठाइए। आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर से लिख सकते हैं तो लिखिए, आप अगर बोलना जानते हैं तो बोलिए, आप अगर एक एहतजाजकारी हैं, आंदोलन करना जानते हैं, तब आप पॉजिटिव वे में आंदोलन कीजिए, एहतजाज कीजिए, और हुकूमत से जो है उर्दू के लिए हो, मुसलमानों के हुकूक के लिए जो आवाज उठाइए। क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से आप हुकूमत पर दबाव बना सकते हैं और लोगों के लिए जो है रोजगार का मौका भी आप ले सकते हैं। देखिए मुस्लिम में एक वजह और ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं यार हम लोग को सरकारी नौकरी मिलेगी है नहीं, पढ़ के क्या फायदा। ये भी एक सोच है, गरीबी के साथ साथ ये भी एक चीज है जिसको लोग जो है मतलब इसका शिकार हो रहे हैं कि पढ़ने के बाद तो हम लोग को नौकरी मिलेगी नहीं, पढ़ के क्या फायदा, क्यों पैसा खर्च करना। तो आप मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, या फिर जैसे मुसलमानों में अक्सरियत जो है उर्दू पढ़ते हैं, तो उर्दू के लिए आप जो हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में, सरकारी विभाग, सरकारी जो है जहाँ पे भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे उर्दू ऑफिसर्स रखवाइए, उर्दू ट्रांसलेटर रखवाइए। इस तरह की चीजों का जब मांग करेंगे, फिर मुस्लिम बच्चे जब रोजगार में जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और आने वाली नस्ल को एक मैसेज मिलेगा कि नहीं बच्चे जो है पढ़ लिख के जो है रोजगार पा रहे हैं। इस तरह कई चीजें हैं जिसके ऊपर जो है गौर करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से टाइम बहुत जो है मुझे इजाजत दी, कितने वक्त का ये होता है, 1 घंटे का है? जी टाइम हो ही गया है। आप हो सकता है क्वेश्चन वगैरह आए तो आप इख्तिताम कर दें, 1 मिनट में तो ज्यादा अच्छा। जी तो फिर मैं बस इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और मैं राइजिंग ट्री को ख़ास तौर से मैं इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो है जिस तरह से इन चीज़ों के ऊपर आप कर रहे हैं, वैसे ही जो है झारखंड में जो बाशऊर लोग हैं उन तक भी पहुँचे और उन तक
जो है इन चीज़ों को बताएं, पहुंचाएं, ताकि जो है हम सब कंबाइंड मिल करके जो है कुछ लाया अमल तैयार कर सके, ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है हायर एजुकेशन तक पहुंचे और जो है अपना इकोनॉमी सही से कर सके, लोगों को तालीम याफ्ता बना सके। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने एक नैरेटिव्स क्रिएट किया अच्छे से कि क्या ज़रूरत है अभी इस कॉम को। लेकिन मैं फिर से वापस जाऊंगा कि ये बात सही है कि मुसलमान बैकवर्ड है, लेकिन एज ए कम्युनिटी भी ज़रूरी है कि आपका डेवलपमेंट हो। आप सोचिएगा तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा। यहाँ आपके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, आप सोच ही नहीं रहे हैं कि हमको डेवलप भी होना है। ऐसे भी लोग हैं समाज में। तो क्योंकि लोग जो है इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, जो कि एजुकेशन में पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 10 साल या 12 साल एक जनरेशन को अगर लगा देते हो एजुकेशन में, फिर आप देखोगे कितना जबरदस्त रिवोल्यूशन आएगा। वो आता है बदलाव। और पॉजिटिव चीज़ें आपने जैसे कही कि बहुत सारे स्कॉलरशिप है। जी, आप हायर एजुकेशन के लिए भी स्कॉलरशिप है, मैट्रिक से स्टार्ट हो जाता है स्कॉलरशिप। और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप देती है अगर जो बच्चा तेज है। तो उसके लिए ये है कि कम्युनिटी के जो लोग हैं, खास करके जो लोकल लीडर्स हैं या लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर चाहें तो इन सब चीज़ों में बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, यूनाइट होकर बता सकते हैं, या कोई सेंटर इंफॉर्मेशन इस तरह का। साइबर वाले ये सब काम करते हैं, वो लोग तो फॉर्म वगैरह भरते हैं स्कॉलरशिप का। लेकिन ये है कि गरीब बच्चों को पता नहीं होता है या पैसे नहीं होते हैं भरवाने के लिए फॉर्म वगैरह। तो ये सब होना चाहिए। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट अब पहले जैसा नहीं रहा। अपॉर्चुनिटी बहुत सारे, आप बाहर जाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, पोस्ट डॉक फेलोशिप वगैरह जो है। तो अब इंडिया में भी अच्छे अमाउंट में फेलोशिप मिलता है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कम अमाउंट में आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब ज़रूरी है आम लोगों तक पहुंचाना, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ अपने आसपास के बच्चों को या अपने गांव में बच्चों को बताता हूँ। खास करके जो मेरे मदरसे बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मदरसी तालीम हासिल करके भी वो यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल से अगर आपने किया है तो आपके लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में, इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मैंने खुद हाफिज तालीम करके और फिर मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप मदरसे में हैं, मदरसे के बच्चे, तो भी आप जो है तालीम हासिल कर सकते हैं। जी जाहिद भाई, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप जो बोलना चाह रहे हैं बोलिए जल्दी। एक चीज और ये है कि ये तालीमी बहरान समझिए झारखंड में जो है उसका एक हल ये भी है मेरे हिसाब से जो है कि झारखंड में उर्दू एकेडमिक काउंसिल का अगर क़याम अमल में आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क़याम के लिए जो है हम लोग को आवाज़ थोड़ी उठानी चाहिए। और जो है जिस तरह आपने जो है कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज या स्कूल के लिए आपने लेटर दिया है, इस तरह से हम लोगों को जो है झारखंड सरकार को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जो है काम करवाने के लिए भी अगर हम करते हैं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, माइनॉरिटी कमीशन, ये दोनों के इश्तराक से जो है हम बहुत चीज़ों पर काबू पा सकते हैं और बहुत बेहतर हम कर सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त काफ़ी हो चुका है। सिर्फ जलाल साहब का जो क्वेश्चन था उस पे खालिद भाई आप कुछ कहेंगे? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, सम पॉइंट्स कुछ दीजिए। सही बात है, आप एज ए इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं, एज ए टीचर भी क्या होना चाहिए हायर एजुकेशन एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है, पॉलिसी हो सकते हैं? सवाल तो बहुत ही मुनासिब सवाल है। और लेकिन जाहिद भाई ने भी जैसे एक बहुत अच्छा कंसर्न रखा कि एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में खासकर मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन समझना ये होगा कि एजुकेशन लोग क्यों लेते हैं, मकसद क्या है। हम कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में इसको बोल पाए कि लोग इसलिए लेते हैं कि इनकम बढ़े, लोगों का जॉब मिले। तो और एक तबका है जिस पर जलाल साहब, हम कमेंट्स देख रहे थे, जलाल साहब ने ये भी कहा कि मदरसा के मॉडर्नाइजेशन की बात की है, कहा उन्होंने। मकसद समझने की जरूरत है। जब आप मदरसा एजुकेशन की बात करते हैं तो मदरसा में भी कई कई वेराइटीज हैं। एक मदरसा की एक तरह का वर्क फोर्स प्रोड्यूस करता है। मदरसा का अपना एक लेबर मार्केट है। वो लेबर मार्केट क्या है? वो है कि मस्जिद
या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो जो ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है, जो मैन पावर की जरूरत है, उसको मदरसा एज एन इंस्टीट्यूशन ट्रेन करता है। तो मदरसा का रिलेवेंस और एग्जिस्टेंस जरूरी है टू एक्चुअली टू रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मुस्लिम एक कम्युनिटी है, वो अपने कल्चरल और रिलीजियस जो हेरिटेज उसको आवाज नहीं आ रही खालिद भाई। हेलो। ये चैलेंजेस है हम लोग के साथ। हेलो, अब आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए हेलो। जल्दी। जी हाँ, आ रही। तो स्कूल स्कूल हाँ, स्कूल में अनलर्न स्टूडेंट्स, इस तरह की भी स्टडीज है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा, कोई बच्चा जो है, उसके खानदान में बिजनेस का एक तरीका रहा है, बिजनेस का एक परंपरा रहा है। वो दुकान में बैठता है, बैठ करके हिसाब खाता करता है। जैसे मोदी दुकान में बच्चे जो है वो महीने का खाता बनाते हैं, करते हैं। तो इस प्रोसेस में वो हिसाब किताब सीख जाते हैं, जोड़ घटाव सीख जाते हैं। अगर उस बच्चे को आप उठाकर स्कूल में डाल देते हैं तो ऐसा भी देखा जाता है, अगर स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की जा रही है तो वो बच्चा जो हिसाब किताब जानता है वो भी भूल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा क्या लर्न कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, वन थिंग। सेकंड ये है कि वो जो लर्न कर रहा है उसका कितना इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या सोसाइटी के लिए। जबरदस्ती, अब मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एजुकेशन इसलिए ले रहा है बिकॉज ही जस्ट बिलीव्स दैट हम अगर हायर एजुकेशन पा लेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी, और वो एनालिसिस नहीं कर रहा है इकोनॉमी का, तो वो बेरोजगार घूमेगा। अब गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाई, ये बंदा, जैसा कि इस बंदे ने हायर एजुकेशन लिया इसलिए इसको रोजगार मिलना चाहिए, तो कोई भी इकोनॉमी इस तरह से फंक्शन नहीं करती, कोई कंपनी ऐसा फंक्शन नहीं करती है। आपका स्किल अगर सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमी को, प्रोडक्शन प्रोसेस को, मिसाल के तौर पर अगर अगर बताया जाए कि ना ट्रेन चलाने के लिए रेलवे जो है हायर करती है ड्राइवर्स को, तो वो ट्रेनिंग देती है, क्योंकि लगता है कि रेलवे को कि ना ट्रेनिंग देंगे तब वो हायर कर सकते हैं। या आईटीआई करने के बाद टेक्निकल कामों में काम आवाज की प्रॉब्लम हो रहा है। खालिद भाई सुन पा रहे हैं आप? हेलो। आप अपना वीडियो ऑफ करके बोले, शायद आवाज आ जाए। जाहिद भाई आप कुछ बोलेंगे लास्ट? हाँ, एक सवाल मैं ये देख रहा हूँ कि किसी ने जी। लिखा था कि उलमाए कराम किधर है, इससे मुस्लिम उलमा माइंडसेट शुड बी चेंज, दे आर सेइंग दुनिया इज नथिंग। मतलब ये सही बात है, ये सवाल उठता रहा है कि लोग ये कहते हैं कि उलमाए कराम जो है लोगों का माइंडसेट ऐसा चेंज कर दिए हैं कि दीनी तालीम जो है ही असल है, दुनियावी तालीम का कोई मतलब हैसियत नहीं है, वो यूजलेस है वगैरह वगैरह सब बात बोलते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि तालीम कोई भी हो वो कोई बेकार नहीं होती है, ये सब लोग जानते हैं, बस इसका इस्तेमाल सही होना चाहिए, समझ रहे हैं। और उलमा को लोग इस तरह से लोग दोष देते हैं, ये इल्जाम तराशी करते हैं। हकीकत यह है कि सचर कमेटी का जो रिपोर्ट आया था उसमें सचर कमेटी ने ये वाजे कर दिया है कि दीनी तालीम जो है
सिर्फ 4% लोग ही जो है मतलब 4% ही मतलब मुस्लिम जो है वो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि चलिए अगर उलमा के कहने पर 4% बच्चे अगर मदरसे में चले जाते हैं तो बाकी परसेंट के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो ये एक सोचने वाली जी बात है। तो मेरे ख्याल से मदरसा या आलिम इसका कोई वो नहीं है, आलिम उलमा भी अपने जगह पे अपना वो जो भी अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन ये है कि इल्म तो बहरहाल इल्म है, चाहे वो किसी चीज के लिए भी हो। बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो उलमा भी थे और जो है कैमरे का इजाद किए, और जो मेडिसिन का मेडिकल का बहुत वो लंबी चली जाएगी गुफ्तगू बहरहाल। खालिद भाई, आवाज जा रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। हाँ, आपका पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मुझे हाँ लगता है अब नेटवर्क हम लोग यहाँ, को लास्ट कर ही देना। हाँ हाँ फ्लक्चुएट हो रहा है नेटवर्क बहुत। नेटवर्क इश्यू ही लगता जी हाँ जी हाँ। है। जी, आप क्या बोल रहे थे, बोल दीजिए। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इकोनॉमी में मैंने किसी भी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेट करना चाहते हैं उसको, तो आपको पूरा मैंने जी इकोनॉमी किस तरह से चेंज हो रही है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। किस तरह के मैन पावर की जरूरत है, किस तरह के ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है, ये जरूरी है। तो ये एक चीज है। और दूसरी जी बात, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो बात की जाती है वो एक मिसप्लेस्ड डिमांड है, क्योंकि मदरसा अपने आप को जो है वो जिस चीज के लिए मैंने अपना अपना एग्जिस्टेंस देखता है वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए देखता है। तो उसको आप ये अगर सीधा सोचेंगे कि एक प्राइवेट स्कूल की तरह बिहेव करें, तो यू आर एक्चुअली अटैकिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। उसमें ये, हाँ ये एस्पेक्ट सोचने की जरूरत है कि जो जो बच्चे मदरसा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको किस तरह से आप ट्रेंड करें कि जो मेन स्ट्रीम के चीजों को डायलॉग कर सके। वन एक एग्जांपल देकर हम अपनी बात खत्म करेंगे। जैसे देवबंद में वो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का एक सेंटर माना जाता है, माने उसका स्पेशलाइजेशन जो है वो जुरिस्प्रूडेंस पर है, मुफ्ती जैसे देवबंद के मुफ्ती वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर अगर वो मुफ्ती जो है उनके उनके पास एलएलबी डिग्री भी साथ में हो, हम देवबंद को उनके इस्लामी जो सिलेबस उसको चेंज करने की बात नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि देवबंद के पास साथ एक और कोर्स हो, या देवबंद एक और कॉलेज या स्कूल डिपार्टमेंट खोल दे जहाँ मुफ्तियों को एलएलबी की डिग्री दी जाती है और उसमें जो है वो बाकी लॉज पढ़ाए जाते हैं। तो वो जो है मुफ्ती होने के साथ साथ वो कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तब इससे क्या होगा कि उनका मेन स्ट्रीमिंग हो सकेगा, वो अपने रिलीजियस ड्यूटी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज दोनों एक साथ डिलीवर कर सकते हैं। तो जरूरत है फाइन ट्यूनिंग करने की। जरूरत ये नहीं है कि आप जो है एक चीज को खत्म कर दीजिए और उसके ऊपर दूसरा दूसरा चीज नाफिज कर दीजिए। जब भी ऐसा काम किया जाएगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकल मकसद होता है जिसको समझने की जरूरत है। तो बस ये दो बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। खालिद भाई, नेटवर्क जवाब दे रहा है, मुझे लगता है कि इख्तिताम कर ही देना चाहिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं। तो वक्त नहीं लेते हैं, बार बार काफी लोग डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, है ना, मैसेज भी आ रहा है कि तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर खालिद खान साहब का, जिन्होंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने झारखंड और वेस्ट बंगाल को कंपैरिजन करते हुए हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस, और कौन से क्लास, कौन सी सोशल ग्रुप कहाँ पे है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेटा दिया है। और भी अगर आपको डिटेल चाहिए आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, या फिर आप फेसबुक से भी आप पेज से जुड़ के हमें हमसे डिटेल ले सकते हैं झारखंड से रिलेटेड, या खालिद खान साहब भी आप जुड़ सकते हैं फेसबुक में। मैं इन दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जाहिद साहब का और खालिद खान साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और ये टॉक करने का मकसद एक ही है कि हालात को बदला जाए, इसीलिए हमने पैंडेमिक के मौके पे सोचा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए। और का भी मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये परमिशन दिया कि हम
जो सामाजिक इश्यूज है या वेलफेयर का काम है, एक तरह से ये हम इंफॉर्मेशन इसलिए पहुंचा रहे हैं लोगों तक ताकि उनका जो है चेंज हो और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें और अच्छे से अच्छे तालीम हासिल कराएं और जो एज ए कम्युनिटी गोल सब मिल के काम करें ताकि हमारा झारखंड का भी डेवलपमेंट हो और एज ए नेशन हमारा नेशन भी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का। शुक्रिया जी शुक्रिया। शुक्रिया।